हेलो गाइस, देखिए आज हमारे एक स्टूडेंट हैं श्लोक पांडे एग्ज़ाम दे के आए हैं, तो इनका ओपिनियन जानते हैं एग्ज़ाम के बारे में क्या है। हमने सारा पेपर चेक किया है इनका, तो इनके 4 MCQ गलत हो गए हैं, ठीक है, वो भी सिली मिस्टेक की वजह से। तो इनको जो है सारे MCQ आ रहे थे, लेकिन वो जल्दबाजी में एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए, इस वजह से 4 MCQ इनके गलत हो गए। तो बाकी सारे सब्जेक्ट जो सवाल हैं तो उनके सारे सही मैंने सारे करवा के देखे 1 बाई 1। और एक जो केस स्टडी वाले सवाल थे उसमें एक सवाल में हाफ नंबर कट गया है, तो वहाँ 1 नंबर कट जाएगा। तो ओवरऑल जो है 94 से 95 नंबर इनका मिल जाएगा इजीली। तो थोड़ा इनसे जानते हैं कि इनको एग्ज़ाम कैसा लगा, कैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे वर्सेस कैसा एग्ज़ाम निकला। तो बताओ कुछ, एग्ज़ाम कैसा था, किस किताब से पढ़े थे, और पेपर जब पहली बार देखे तो कैसा लगा। मतलब पेपर तुम्हारे लिए क्या इजी था कि डिफ़िकल्ट था कि मॉडरेट था? पेपर तो बहुत इजी था और मैं पहले भी RD शर्मा से पढ़ चुका था, इसलिए पेपर तो एकदम आसान लग रहा था। लेकिन अच्छा, पेपर में जैसे ट्रिग्नोमेट्री आती है तो वो क्या है, कैसी आई थी, इजी आई थी या डिफिकल्ट आई थी? वो ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजी आया था, उससे इजी कुछ अगर वाला कोई RD शर्मा नहीं पढ़ा है तो तुम्हारी तरह, हाँ, बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़ते 10th में, कितनी मोटी किताब है, इसमें टाइम क्यों देना, 10th एंजॉय करते हैं, ठीक है। तो मान लो अगर RD शर्मा कोई नहीं पढ़ा है तो क्या उसके लिए पेपर करना इजी था कि थोड़ा डिफिकल्ट था? एकदम इजी था उसके लिए भी, अगर वो NCERT अच्छे से पढ़ लिया है और अगर सैंपल पेपर एक कंसेप्ट इज द की, कंसेप्ट अगर वो फोकस करा है तो पेपर उसके लिए आसान है। बाकी तुमने RD शर्मा जो हमने तुमको पढ़ाया था उसका बेनिफिट दिखा पेपर में कि नहीं? हाँ, बहुत, उससे मुझको सारे सवाल करने में बहुत आसानी थी, जिससे मैं सारे सवाल को एक बार में देखते ही। बहुत सारे चैप्टर में RD शर्मा में जो क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन पेपर में मैं देख रहा था कि बहुत बेसिक पे फोकस किया गया है। और जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं वहाँ भी बेसिक पे ही फोकस करते हैं, बस लोगों को बेसिक क्लियर नहीं होता, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन लगा लेते हैं। वो लगा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो टाइप पकड़ लेते हैं, टाइप रट लेते हैं, लेकिन बेसिक जिसका अच्छा होगा उसका जो है एडवांस पोर्शन भी अच्छा होगा, और कंपटीशन में वही अच्छा करेगा जिसका बेसिक बढ़िया होगा, और बोर्ड एग्जाम में भी। इसीलिए 20 MCQ वाला अप्रोच CBSE ने लाया है, ताकि बच्चे सवाल को रटे नहीं। तो जो बच्चे अगर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन को रट लिए होंगे कि ये सवाल ऐसा आएगा तो ऐसा ऐसा करना है, सवाल डन, वो फंस गए यहाँ पर, क्योंकि सवाल बेसिक से पूछ लिया। जिसका बेसिक क्लियर है तो वो उसको पता है कि सवाल कुछ भी पूछे मुझे क्या दिक्कत है, मुझे बेसिक आता है, तो बेसिक से सवाल करेगा, आ जाएगा। पेपर मेरे हाथ में है, ठीक है। इनको सेट कौन सा मिला था, सेट नंबर 2। तो इनको जो है MCQ इसमें कितने आते हैं, देखिए सेक्शन A है, तो सेक्शन A में जो है कुल 20 MCQ थे, जिसमें 20 में से 2 थे असर्शन और रीजन के। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी के जो सवाल आए थे ठीक ठाक कैटेगरी के आए थे। तो जो अगर कोई स्टूडेंट है जो पिछले साल या अगले साल जो है फ्यूचर में देने वाला है क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम, तो प्रोबेबिलिटी जो है उसको हल्के मत ले। सिलेबस बेशक कट चुका है, लेकिन जो MCQ बना रहे हैं वो ठीक ठाक कैटेगरी बना रहे हैं, बहुत हल्का नहीं है। MCQ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद एक चैप्टर और भी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन AP जिसे बोलते हैं, तो उसको भी आपको प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि उनका एक MCQ इसमें गलत हुआ है, ठीक है। इनका 2 प्रोबेबिलिटी, जो इनके 4 MCQ गलत हुए हैं उसमें से 2 प्रोबेबिलिटी के ही थे, तो ये सिली मिस्टेक उसमें कर दी है। बाकी बेसिक सवाल ही था, तो उसमें इनका मिस्टेक हो गया। बाकी ओवरऑल पेपर बढ़िया था, तो एकदम सब बढ़िया गया था, लेकिन सिली मिस्टेक्स की वजह से 4 MCQ गलत हो गए, 2 प्रोबेबिलिटी के और 1 ट्रायंगल के। और जैसे इसमें ज्योमेट्री का पोर्शन होता है, ट्रायंगल और सर्कल जिसमें आती है, कंस्ट्रक्शन तो हटी चुका है। ट्रायंगल सर्कल में ज़्यादा वेरिएशन होता नहीं है, इसमें फिक्स टाइप के सवाल आते हैं। इसमें जो भी सवाल आए थे वो सारे NCERT से इंस्पायर्ड थे। सारे इनफैक्ट तो चैप्टर नंबर 1 जो है रियल नंबर, उसमें तो 2 सवाल एकदम कॉपी पेस्ट आ चुके थे, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं किया गया था। तो CBSE बोर्ड में मैथ के पेपर में अगर आपको अच्छा नंबर लेके आना है, चाहे 80 में 80 चाहे 100 में 100, NCERT अच्छे से फिनिश करिए, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चन बैंक है उसके सारे सवाल करिए। और ये सब सारे सवाल करने के दौरान आपका फोकस मेनली बेसिक लर्निंग पे होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियरेंस होना चाहिए, ना कि सवाल के टाइप रटने पे। तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आपके 100 में से इजीली 98 नंबर, 99 नंबर या 100 नंबर भी आ सकते हैं, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस। और लक आपका कैसा होता है, जैसे इनका लक थोड़ा ख़राब था तो 4 MCQ इनके गड़बड़ हो गए, अदरवाइज इनका नंबर अच्छा होता, ठीक है। पेपर जो है बहुत ईजी नहीं कहूँगा, पेपर का लेवल मॉडरेट था। ईजी बोल रहे हैं कि इन्हें ईजी लगा, कहीं भी पेपर का लेवल जो है मॉडरेट था। मैं पेपर देख के जज कर सकता हूँ, ठीक है। मैं सबके बेसिस बता रहा हूँ, पेपर का लेवल ना तो बहुत इजी था
ना बहुत हाई डिफ़िकल्ट लेवल का था, पेपर मॉडरेट था। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो अपना बढ़िया करके आए हैं, इनका पेपर बढ़िया गया है, तो इनके नंबर 94-95 के आसपास आ जाएंगे बहुत इजीली। जितना इसमें आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना नंबर आपके आ जाते हैं। तो पेपर वाज ओवरऑल एवरेज मीडियोकर, ये बहुत हाई लेवल पेपर नहीं था। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर हो सकेगा तो इसका पेपर का जो PDF है इसको हम वीडियो के लास्ट में लगा देंगे, आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन कैसा था। चलिए फिर इनसे जानते हैं पेपर का क्या लेवल था, हर चैप्टर के बारे में जानेंगे, हर सेक्शन के बारे में जानेंगे। पहले बताओ नंबर सिस्टम के बारे में। तो जैसे तुम्हारे में चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स, ठीक है, नंबर सिस्टम के अंडर आता है। तो रियल नंबर में जो MCQ बने थे और जो सब्जेक्टिव सवाल बने थे वो कैसे थे, उनका लेवल क्या था, नंबर और किस टॉपिक से बनाए गए थे? नंबर सिस्टम में एक तो MCQ आया था जो LCM और SCF का मल्टीपल वाला। हाँ, 2 नंबर का मल्टीप्लाई करने पे अगर 2 नंबर का आप LCM SCF निकालते हैं तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई बराबर होगा उन दोनों नंबर के LCM इंटू उन दोनों नंबर के SCF के। उस पर एक सवाल आया था, राइट? हाँ, और एक क्वेश्चन आया था कंपोजिट नंबर का प्रूव करने का। हाँ, NCERT में एक सवाल है तो उसको एग्जैक्ट वही सवाल पूछ लिया गया था। हाँ, और है ना, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं करी गई थी। और फिर पॉलिनोमियल से आया था अल्फा बीटा जीरोस वाला, जिसमें हमको फिर चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर से कितने सवाल आए थे? रियल नंबर से सिर्फ 3 क्वेश्चन आए थे। एक √5 को प्रूव करना था। एक √5 एक इरेशनल नंबर होता है, इस पे एक सवाल आया था जो फिक्स है, हर साल आता है। पिछले साल पेपर मैंने देखा तो उसमें भी आया था, √5 इरेशनल नंबर होता है, ठीक, वो भी आया था। और चैप्टर नंबर 2 में क्या आया था? चैप्टर नंबर 2 में हमको एक पॉलिनोमियल दिया था जिसकी हमको अल्फा बीटा की कुछ वैल्यू निकालनी थी। अच्छा, मतलब जैसे तुम्हें एक इक्वेशन देगा जो जिसकी डिग्री 2 रहेगी, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा क्या रहेगा, x² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसमें अल्फा बीटा करके 2 जीरोज रहेंगे तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम निकाल लोगे सीधे, तुम्हें पूछेगा α² + β²। तो वो तुम निकाल सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab से। तो वो मैंने इसको सिखाया था क्योंकि RD सर में उस तरह के बहुत सवाल थे, उसके ऊपर भी हाई लेवल के सवाल हमने इसको सिखाए थे। तो एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल का आ गया था तो कर ले गए वो। और क्या आया था? ग्राफ का सवाल भी आया था एक तो लास्ट। हाँ, एक ग्राफ का आया था, हमको वहाँ पे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना था। हाँ, तो इसमें एक सवाल आया था जिसमें पूछा गया था डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, मैक्सिमम हाइट पूछा गया था। तो पहले बात तो ये सिली मिस्टेक करने के चक्कर में उसको जो है क्लास 9th में फिजिक्स का फॉर्मूला उससे कर रहे थे, बट इनको फिर रिकॉल आया कि नहीं, हमको उससे नहीं करना है, हमको जो सवाल दिया गया है क्वेश्चन उसकी हेल्प से करनी है, क्योंकि ऐसा थोड़ी करना। नॉर्मल सवाल तो था नहीं फिजिक्स का जिसमें आप वो लगा देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो वो इसलिए मिस्टेक कर रहे थे, बट ये इनसे जो है बाद में सही हो गया। फिर इनको याद आया कि सही करना है इसको। चैप्टर नंबर 3 में क्या आया था? चैप्टर नंबर 3 में एक MCQ आया था जो कि मेरा गलत हो गया था। वो इंटरसेक्टिंग हाँ, एक MCQ आया था जिसमें कि 2 लाइनें पैरेलल होती हैं तो उसमें K की वैल्यू बतानी थी। वो बहुत आसान सवाल था, बट वो सिली मिस्टेक कर गए, उसकी वैल्यू 2 आ रही थी, 1/2 लिख दिए, ठीक है, रेसिप्रोकल करना भूल गए। तो और सब्जेक्टिव में भी सवाल आए थे ना चैप्टर से, ग्राफ प्लॉट करना था और क्या करना था, और वो एक न्यूमेरिकल आया था जो कि थोड़ा वो मिसलीनियस प्रॉब्लम था। हाँ, एक न्यूमेरिकल आया था, उसमें एक ग्राफ बनाना था, वो आया था, और उसमें ऑप्शन करके एक सवाल दूसरा दिया गया था जिसमें जो है आपको ग्राफ प्लॉट करना था। और एक था कि एक NCERT में एक सवाल है एग्जैक्ट उसी सवाल से इंस्पायर्ड एक सवाल बनाया गया था पेपर में, जिसमें यह था कि अगर इतना सवाल, एक सवाल आप सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, इतने सवाल सही करेंगे तो 1 नंबर कट जाएगा, ऐसे करके एक सवाल था। तो XY से इसको करना था। तो ये चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। उससे एक सवाल आया था सब्जेक्टिव में, 2 नंबर का था आई गेस ना। हाँ, चैप्टर नंबर 4 से क्या आया था? चैप्टर नंबर 4 से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी एक क्वेश्चन आया था। हाँ, जो इंटीजर वाला सवाल था। हाँ, और लेंथ एंड ब्रेथ का भी एक आया था। हाँ, ठीक है, 2 सवाल इससे आए थे, 2 नंबर के। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ऑब्जेक्टिव नहीं आया था MCQ? नहीं आया था। चैप्टर नंबर 5 AP से सवाल आए थे, और AP से हर साल सवाल आते हैं, इस साल भी आए थे। और AP से इनका कोई एक सवाल गलत भी हुआ था क्या? हाँ, जिसमें जो डिफरेंस था, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स था, कम निकाले थे एक ठो, जिसमें ऊपर को 5 रख दिए थे।
एक सवाल इससे भी आया था, एपी से भी। एक तो आया था कि नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो इनका सही था। तो एक सवाल ये था कि ये जल्दबाजी के चक्कर में ऊपर बेस देखे 5, सोचे 5 ही की ऑप्शन में है, यही होना चाहिए, जबकि 5 किसी ऑप्शन में है, नीचे मान लो 50 है तो कट के नीचे ऊपर 1 बचेगा ना, तो वो इन्होंने मिस्टेक कर दी। ठीक है, तो एपी से जो सवाल बने थे वो 2 MCQ थे और एक टी नंबर में आया था। तो उसके बाद ट्रायंगल से सवाल, हमने इनको ट्रायंगल में कहा था ज़्यादा आपको उसमें हासिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें सवाल फिक्स टाइप के आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं, वैसे ही सवाल आए थे। तो ट्रायंगल से ज़्यादा कठिन सवाल नहीं आए थे। ट्रायंगल से बहुत इजी। हाँ, ट्रायंगल के बाद एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उससे भी ऐसे आसानी सवाल आए थे, उसमें MCQ भी आया था ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक, और बाकी 2 सब्जेक्टिव थे। और उसके बाद चैप्टर नंबर 9 क्या है, कौन सा है? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आए थे, तो ट्रिग्नोमेट्री सवाल इनके सारे सही थे। एक था कि साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा, इसको प्रूफ करना था। जो कंपटीशन वाले बच्चे पढ़ते भी हैं, आइडेंटिटी होती है वो, बट इनको प्रूफ करना था वो चीज़, तो हमने इनको सिखाया था वो सवाल एग्जैक्ट RD शर्मा में दिया है, NCERT में नहीं है। ठीक है, तो जो बच्चे RD शर्मा पढ़ के गए थे उनके लिए तो सवाल आसान था, बट जो बच्चे NCERT से पढ़े थे विद कंसेप्ट क्लियरेंस, तो वो भी कर ले गए सवाल क्यूब करके। ठीक है, तो उतना डिफिकल्ट नहीं था। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो एक वैल्यू पुटिंग वाला सवाल भी आया था, जिसमें साइन 60 की वैल्यू 10 30 वैल्यू करके सॉल्व करना था, वो भी उनसे हो गया था। तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं आई। और एक हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आया था जिसमें प्लेन वाला था। हाँ, हाइट डिस्टेंस का सवाल आया था, वो सवाल NCERT में एग्जैक्ट दिया गया है। एग्जैक्ट। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है? एरिया रिलेटेड सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था। एक भी क्वेश्चन नहीं आया? एक भी क्वेश्चन नहीं आया। मतलब जो बच्चे अगर उसको छोड़ के गए होंगे तो उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। हाँ, ठीक है। फिर मेंसुरेशन से कौन से सवाल आए थे? मेंसुरेशन से एक केस स्टडी आया था। बस तो देख, मेंसुरेशन बहुत बड़ा चैप्टर मानते हैं, तो मेंसुरेशन पे काफ़ी बच्चे बहुत समय गंवाए होंगे, लेकिन नहीं आया, लक की बात होती है। अगर मान लो कोई चैप्टर छोड़ के गया होगा मेंसुरेशन, तो जो सवाल आया भी था बहुत ही सिंपल सवाल था, क्लास 9 के बच्चे भी कर सकते हैं उसको, क्योंकि उसमें वॉल्यूम निकालना था, वॉल्यूम में फॉर्मूला रखो, आंसर पाओ वाला टाइप के, और बेसिक सवाल केस स्टडी वाले थे, बहुत सिंपल। तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से जो है, देखिए इसका मतलब ये नहीं कि अगले साल नहीं आएगा, पेपर में आप कुछ भी गेस नहीं कर सकते हैं, वो कुछ भी वहाँ पे पूछ सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी से एक केस स्टडी भी आई थी जो कि स्कोरिंग था इस बार। प्रोबेबिलिटी से इस बार जो पेपर सवाल पूछे गए हैं उनका लेवल ठीक ठाक है, वो 6 से 7 नंबर का आया था प्रोबेबिलिटी 6-7 नंबर, जबकि वो अगर सिलेबस आप देखेंगे तो उसमें सिर्फ 2 ही लाइन लिखी है कि एक ये है एक ये है, 2 ही उसमें ऐड किया गया सिलेबस में। तो सिलेबस के हिसाब से इसमें 7 नंबर का सवाल पूछा, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जबकि बहुत सारे लोग गेस कर रहे होंगे कि मेंसुरेशन से बहुत सवाल पूछेगा, कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन पूछ लिया प्रोबेबिलिटी से। और प्रोबेबिलिटी से सवाल का जो लेवल था वो भी ठीक ठाक था, बहुत आसान सवाल नहीं पूछे गए थे, जो बच्चे कंसेप्ट के साथ पढ़ के गए थे वही कर पाए सवाल को। और उसके बाद कौन सा था? कंस्ट्रक्शन तो मान लो हट ही गया है सिलेबस। कंस्ट्रक्शन का नहीं था, उसका था लास्ट स्टैटिस्टिक्स का नहीं। हाँ, एक मीन निकालने। स्टैटिक्स में एक सवाल MCQ में आया था, वो बढ़िया सवाल था कि अगर हर ऑब्जर्वेशन को हम बढ़ाएंगे किसी कांस्टेंट वैल्यू से, तो उसमें मीडियन से क्या असर पड़ेगा, तो मीन भी बढ़ता है, मीडियन भी बढ़ता है सेम क्वांटिटी से। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव सवाल था। NCERT में इस तरह का कोई कंसेप्ट नहीं है, बट जो बच्चे चाहें तो वैल्यू अपना लेकर के सॉल्व करके देख सकते हैं, हम MCQ में आ जाएगा। और एक आया था मीन निकालने का 3 नंबर का क्वेश्चन, मीन निकालने का आया था। हाँ, समेशन एफ अपॉन समेशन एफ करके ना। हाँ। उसमें कोई नहीं बोला गया था कि आपको डेविएशन से करना है कि डायरेक्ट मेथड से करना है कि और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक ग्राफ आया था। हाँ, वो ग्राफ उनके स्टडी में। केस स्टडी का जो इतना हाइप बना है कि बहुत कठिन आता है, क्या तुम्हें सच में कठिन लगा वो? नहीं, बहुत इजी था केस स्टडी, सबसे केस स्टडी इजी होता है जो सवाल को अटेम्प्ट करने का करेज रखता है। हाँ। जो सवाल को देख के ही डर गया उसके लिए सच में डिफिकल्ट था केस स्टडी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्राइंग बनाते हैं, आपको देख के लगेगा सवाल कठिन है, लेकिन सवाल में सच में कठिन नहीं होता। अगर आप सवाल में इंटर करेंगे 3-4 स्टेप में सवाल को ब्रेक कर देते हैं, और हर एक स्टेप जो है बहुत आसान होता है, आपको पता नहीं चलेगा कब खत्म हो जाएगा 4 स्टेप में। तो ओवरऑल पेपर जो है बहुत आसान था। ये है मेरे हाथ में पेपर, हमने इनका हर एक MCQ चेक कर लिया है। तो ये जो है ऐसे करके सारे पेपर सॉल्व करेंगे, पेपर इनका बढ़िया हुआ है। तो अभी इनका एक एग्ज़ाम अगले महीने अपने से डिस्ट्री का भी होगा, उसकी तैयारी इनको कराएंगे, तो इसमें हो सकता है इनका जो है बढ़िया से तैयारी करा देंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो 11th में वहाँ से पढ़ेंगे, तो वो भी एक अच्छा कॉलेज है, एक बढ़िया स्कूल है। तो ओवरऑल जो पेपर था इनका सेट भी था, मॉडरेट था, और सबका पेपर ऐसा ही रहा होगा, मॉडरेट सा। आपको फोकस करना है, अगर जो बच्चे 9th में इस बार, अगली बार 10th में देंगे, तो उनका फोकस कंसेप्ट पे होना चाहिए। अगर RD शर्मा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर RD शर्मा पढ़ लेंगे तो एज ही है, उनको बेनिफिट ही है, हर चीज़ ने एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगी। कैसे नो? हाँ,
इनका जो 4 नंबर का MCQ गलत हुआ है वो इनकी मिस्टेक की वजह से हुआ है, एग्ज़ाम प्रेशर हैंडल नहीं कर पाने की वजह से। अदरवाइज़ ये 100 में 100 ला सकते थे, सब्जेक्टिव में कोई मिस्टेक नहीं हुई है, ठीक है। तो से RD शर्मा पढ़ने का बेनिफिट अल्टीमेटली हुआ है तुम्हें, ठीक है। हाँ, सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। फिर किसी और वीडियो के साथ आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए